हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक और लेक्चर आएगा इसके बाद जिसमें मैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देन ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। सफिशिएंट क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। आप देखेंगे कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके होंगे, जो कि मोर देन एनफ होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज और फोर्स के कन्वर्ट का जो कवर है वो कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया एज्यूमिंग द न्यूक्लियस टू बी स्पेरिकल द रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि r इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3 होता है। तो ये कब हम लिखते हैं, यहाँ जब मैं ये रिलेशन लिख रहा था तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को हम स्पेरिकल कंसिडर करते हैं और स्पेरिकल कंसिडर करने के बाद हम लोगों ने ये रिलेशन लिखा था। ठीक है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहां से r इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, a पावर 1/3। क्या आ जाएगा, a पावर 1/3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, a है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। फिर दूसरा जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है अज्यूमिंग द न्यूक्लियस टू बी स्पेरिकल द एवरेज मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस वेरीज प्रोपोर्शनल टू। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर यूज करोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया है, तो जो क्लास में था या जिन्होंने वो लेक्चर देख लिया है वो ये क्वेश्चन लगा भी चुका होगा अब तक। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी लमसम इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना लिख लोगे, एच कट लिख लोगे। अच्छा, अब न्यूक्लियस जो है उसको अगर हम स्पेरिकल लिख रहे हैं तो उसका जो डाया है वो डाया कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन जो है उसको हम कितना लिख लेंगे, 2r लिख लेंगे। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 2r हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा डेल्टा पी लमसम वैल्यू इक्वल्स एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा डेल्टा पी लमसम इक्वल्स टू एच कट अपॉन डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देंगे 2r। तो r की वैल्यू उठा लो यहाँ से, तो r की वैल्यू उठाओगे तो ये डेल्टा पी लमसम इक्वल्स टू ये हो जाएगा एच कट अपॉन 2r की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा 2r नॉट a पावर 1/3। a पावर 1/3 ऊपर, तो ये बन गया डेल्टा p प्रोपोर्शनल टू a पावर -1/3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, a पावर -1/3 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी के साथ कर सकते हो। और मैं कह रहा हूं कि क्लास में मैंने कराया है, तो जिन्होंने क्लास अटेंड की है या लेक्चर ये देख लिया है तो वो क्वेश्चन तो लगा भी चुका होगा और आगे बढ़ गया होगा, है ना। नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी सेम कहानी है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं p² अपॉन 2m। और अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा p² अपॉन 2m। अब डेल्टा p जो है वो प्रोपोर्शनल था a पावर -1/3 के, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो था -1/3 और ये स्क्वायर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a पावर -2/3। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी a पावर -2/3, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द न्यूक्लियर रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस का जो केस है उसमें जो रेडियस का ऑर्डर जो हम लेते हैं, न्यूक्लियस के लिए रेडियस का ऑर्डर जो हम लेते हैं वो लगभग कितना लेते हैं, 10 पावर -15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी। और जबकि एटम के लिए जो हम रेडियस का ऑर्डर लेते हैं वो लेते हैं 10 पावर -10 मीटर का। अब हमें न्यूक्लियस रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस, कितना छोटा है तो ये निकालना है। तो हम क्या करें, RA अपॉन RN कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 पावर -10 और ये कितना आ जाएगा 10 पावर -15। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 पावर 5। क्या आंसर आ जाएगा 10 पावर 5 विच इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज बोसोन। बोसोन कौन से न्यूक्लियाई होंगे, जिनके जो न्यूक्लियॉन्स है वो इवन होंगे, है ना। तो न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियॉन्स इवन होंगे तो वो कहलाएंगे बोसोन्स। और अगर ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये ऑड होंगे, ये न्यूक्लियॉन्स ऑड होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, फर्मियॉन्स। ये क्या कहलाएंगे, फर्मियॉन्स।
अब आपको यहाँ चेक करना है कि न्यूक्लियॉन्स कहाँ पर इवन है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑड है, यहाँ पर क्या है, ये ऑड है, यहाँ पर ये इवन है, और यहाँ पर क्या है, ये ऑड है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी। इसी तरह से इसमें पूछा है फर्मियोन, तो फर्मियोन के लिए क्या चेक करो, ऑड। तो यहाँ पर क्या है, इवन है, यहाँ पर इवन है, यहाँ पर इवन है, तो ऑड चेक करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो इस केस में आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। तो न्यूक्लियॉन्स इवन है तो बोसोन, न्यूक्लियॉन ऑड है तो क्या बनेगा, फर्मियोन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मैग्नेटोन इज ऑर्डर ऑफ। देखो दो वर्ड होते हैं, एक न्यूक्लियर मैग्नेटोन और एक होता है बोहर मैग्नेटोन। तो न्यूक्लियर मैग्नेटोन जब मैं लिख रहा हूं तो इसको हम लिखते हैं म्यू एन से, और इसको हम लिखते हैं बीटा एन से। तो ये जो वैल्यू होती है बराबर होती है ई एच कट अपॉन 2 MP। तो जब हम न्यूक्लियर मैग्नेटोन लिख रहे हैं या बोहर मैग्नेटोन लिख रहे हैं तो वहां पर हम लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। क्या लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके दो आंसर निकलते हैं, एक निकलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला और एक निकलता है जूल पर टेस्ला। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में इसका आंसर आता है 3.15 इंटू 10⁻⁸ ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनता है 5.5 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। ठीक है, 5.5 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। तो न्यूक्लियर मैग्नेटोनियम में बताना है, तो यहाँ किस ऑर्डर का आ गया, 10⁻⁻27। तो आंसर जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻27, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बोहर मैग्नेटोन का भी मैं बता देता हूँ। ये है न्यूक्लियर मैग्नेटोन, और बोहर मैग्नेटोन जो है उसको हम लिखते हैं म्यू बी से, और बोहर मैग्नेटोन के लिए हम लिखते हैं ई एच कट अपॉन 2 Me। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने मास लिया हुआ है प्रोटॉन का, यहाँ पर हम मास लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वही फिर से दो वैल्यू आएगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू आती है वो आती है 5.79 इंटू 10⁻⁻5 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। और इसी तरह से अगर जूल में निकालना हो तो ये आता है 9.27, यहाँ पर है 5.5, यहाँ आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। तो ये जूल पर टेस्ला में जब हम बोहर मैग्नेटोन लिख रहे हैं और न्यूक्लियर मैग्नेटोन लिख रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है रेशो ऑफ बोहर मैग्नेटोन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटोन। तो बोहर मैग्नेटोन जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ई एच कट, उसको हम लिखते हैं ई एच कट अपॉन 2Me। और जो न्यूक्लियर मैग्नेटोन है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं ई एच कट अपॉन 2MP। तो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ई एच कट से ई एच कट और 2 से 2। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया MP अपॉन Me। क्या बन गया, MP अपॉन Me। अब मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 1836। अब इसको लमसम किसके बराबर कर दो, 2000। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू एन इक्वल्स टू जी ई एच कट, ई एच कट ये ई लिखा हुआ है ना, जी ई एच कट अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां लिखा है आई, यहां क्या लिखा है, आई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। आई जो है इसका मतलब क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन, अब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भैया, याद होंगे तभी होंगे। तो प्रोटॉन के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, जी की, तो प्रोटॉन के लिए जी की वैल्यू होती है 2.742। और न्यूट्रॉन के लिए, फॉर न्यूट्रॉन के लिए जी की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.913, ये वैल्यू होती है। तो हमें किसका पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का पूछा जा रहा है तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, -1.913 म्यू एन। म्यू एन का मतलब हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटोन। और अगर यहाँ आपसे प्रोटॉन का पूछा जाता तो आंसर में आता 2.74 वाला, ये वाला डी आंसर होता अगर आपसे प्रोटॉन का पूछा जाता। हमें पूछा गया है न्यूट्रॉन का, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री इज डिटरमाइंड बाय। तो हमारे पास 3 सिमेट्री होती है, तो वो सिमेट्री का पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट का। तो जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है उसको हम किससे लिखते हैं, क्यू से। और क्यू की वैल्यू यदि 0 आती है
तो हम बोलते हैं कि स्पेरिकल है। इसकी अगर वैल्यू 0 आती है, एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है और एक वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो इक्वल टू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि क्या है, स्पेरिकल है। ग्रेटर देन 0 आती है तो हम बोलते हैं क्या है, प्रोलेट है। और लेस देन 0 आती है तो हम बोलते हैं क्या है, ऑबलेट है। तो यहाँ जो डेविएशन हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज का सिमेट्री से, तो ये किससे डिटरमाइन करते हैं हम, ये हम करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो 0 भी हो सकता है, वो क्वाड्रुपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और क्वाड्रुपोल मोमेंट लेस देन 0 भी हो सकता है। यानी कि इसकी वैल्यू 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब पॉसिबल है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियाइज विद इवन ए, वो न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक मास इवन होती है तो वो होते हैं बोसोन्स, और बोसोन्स हमेशा फॉलो करते हैं बीई स्टैटिस्टिक्स। जो न्यूक्लियाई जिनके पास इवन ए है वो फॉलो करते हैं बोसोन्स, बोसोन्स कहलाते हैं वो, और बोसोन्स जो हैं वो हमेशा क्या फॉलो करते हैं, बीई स्टैटिस्टिक्स। अगला, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें ऑड ए है, तो ऑड ए वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे, फर्मियोन्स। तो ये बनेंगे फर्मियोन्स, और फर्मियोन्स हमेशा फॉलो करते हैं एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एफडी स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशो ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम का रेशो पूछा है। तो वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक मास के। तो V1 अपॉन V2 अगर हम करें तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 200 को डिवाइड कर दो किससे, 7 से। तो 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 28.6। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 28.6। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ न्यूक्लियर सरफेस, न्यूक्लियर सरफेस का रेशो निकालना है। तो सरफेस जो है, सरफेस वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर स्क्वायर के, क्योंकि अगर एरिया निकालोगे तो 4πr² आएगा, तो आर स्क्वायर। तो यहां से सरफेस जो है, तो सरफेस 1 सरफेस ऑफ Hg अपॉन सरफेस ऑफ Li, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 और ये स्क्वायर। अब R1 अपॉन R2 करेंगे तो R जो है वो बराबर होता है R0 a पावर 1/3। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A1 अपॉन A2 पावर 2/3। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 200, तो 200, और A1 की वैल्यू कितनी है, 7, और ये पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। इसको हम सॉल्व कर लें एक बार ज़रा। तो ये बनेगा 200/7 और इसकी पावर लगानी है कितनी, 2/3। ये आंसर आएगा 9.3। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.3। तो आंसर आ जाएगा 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ Cu63 इज -0.209 eV. This suggests that the charge distribution of Cu63, ये क्या सजेस्ट करता है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव वैल्यू है। अभी मैंने आपको बताया Q बराबर 0 आ जाए तो स्पेरिकल, Q ग्रेटर देन 0 आ जाए तो प्रोलेट, और Q लेस देन 0 आए तो उसको हम बोलते हैं ऑबलेट। क्या बोलते हैं, ऑबलेट। या नेगेटिव आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑबलेट। क्या आ जाएगा, ऑबलेट। नेक्स्ट, द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो तभी आएगा जब वहां पर एक परमानेंट डिस्टेंस हो दोनों चार्ज के बीच में, यानी कि ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और उनके बीच में एक परमानेंट डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा। पर ड्यू टू पैरिटी कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन की वजह से इनके बीच की डिस्टेंस नहीं होती, डिस्टेंस नहीं होती तो वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परमानेंट नहीं होता, और परमानेंट नहीं होता तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि पैरिटी वायलेशन हो जाएगा अगर इनके बीच में डिस्टेंस आ गई, तो उस पैरिटी का वायलेशन ना हो इसलिए डिस्टेंस नहीं मिलेगी, डिस्टेंस नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। नेक्स्ट, फ्रॉम NZ ग्राफ इट अपीयर्स दैट, NZ ग्राफ जो हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। लाइटर न्यूक्लियाई के लिए n बराबर Z, सही है, और स्लोप अगर ये ऊपर चली जा रही है तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाता है, हैवी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो ये भी सही है। मोर स्टेबल आइसोटोप्स आर देयर अराउंड 6, Z इक्वल्स टू 56 के आसपास वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर भी हम देखते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन ही क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट, द डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियन फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तो ये तो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट, 3 तरह की सिमेट्री,
तीन तरह की शेप्स, ऑब्लेट, प्रोलेट और स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन पहले दिया है द डेंसिटी ऑफ कॉपर की डेंसिटी दी है ये, न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। तो हमें ये पता है कि डेंसिटी हर न्यूक्लियस एलिमेंट की सेम रहती है, तो यहाँ ग्रेटर और जो लोअर है उसका तो चक्कर ही नहीं है, यानी कि जो असर्शन है वो गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी ए गलत है वो वाला ऑप्शन तो पकड़ो और बाकी के सारे उड़ा दो। तो ए और आर करेक्ट, तो ये तो होगा नहीं, ए इज़ नॉट करेक्ट, ये हो सकता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो ये भी गलत है, यानी कि आंसर जो आपका है वो या तो ए है या सी है। फिर आर देखो, आर में लिखा है न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज़ रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, ये सही है, तो ए गलत है, आर इज नॉट करेक्ट, और यहाँ लिखा है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी सही हो गया, ए गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। तो दो ड्यूट्रॉन है 1H2 और एक बन गया 1H2, और इन्होंने फ्यूज होकर क्या बना लिया, 2He4 बना लिया। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, इनकी एनर्जी रिलीज निकालनी है, यानी कि क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्यू वैल्यू निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम -2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या कर देंगे, ड्यूट्रॉन। मैंने 2 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं इसलिए मैंने 2 करके लिख दिया। यहाँ पर हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 7 को मल्टीप्लाई करा दो इसके एटॉमिक मास से, तो 7 × 4, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन की कितनी है 1.1 और इसका एटॉमिक मास कितना है 2। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 23.6। क्या आंसर आ जाएगा 23.6, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन ए है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ए फॉर न्यूक्लियाई विद मास नंबर बिटवीन 30 to 170। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो हम बनाते हैं वो इस तरह से चलता है, और 26 के आने के बाद वो इस तरह से मोनोटोनिकली क्या करता है, डिक्रीज करता है। मोनोटोनिकली डिक्रीज करने का मतलब ये लाइन एकदम से नीचे नहीं जाती, धीरे धीरे ऐसे जाती है, ये धीरे धीरे नीचे जाती है ऐसे। तो ये लाइन एकदम से धीरे मोनोटोनिकली नीचे जा रही है। इसका मतलब यहाँ से, और अगर यहाँ तक देखूँ मैं 126 के बाद और 170 तक, तो ये एकदम से कांस्टेंट की तरह दिख रहा है मेरे को। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है असर्शन, ये सही है कि 30 से 170 में ये क्या रहता है, 30 to 170 में ये इंडिपेंडेंट रहता है एटॉमिक मास से, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है। दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज, तो ये गलत हो गया, न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, तो यानी कि ए सही है आर गलत है, तो सही ऑप्शन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो यही सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है और उस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है 18 × 10⁸ जूल। हमें पूछा है हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास, तो इसके लिए हमने लिखा डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई 18 × 10⁶ अपॉन सी स्क्वायर। सी की यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी कितनी 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ इसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर बना 200 किलोग्राम। अब 200 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 200, तो ये हो गया, ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 1 2 3 ये बन गया ग्राम। अब इसमें मैं 10⁶ से डिवाइड कर दूं, 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा 20 म्यू ग्राम। क्या बन जाएगा 20 म्यू ग्राम। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटॉप मास m 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ सेम मास आर फॉर्म्ड। तो ये कोई मास है m, 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाइज, यानी कि एक m/3 का, ये भी कितने का होगा m/3 का, और ये भी कितने का होगा m/3 का। बोला है द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो मान लो स्पीड इसकी v है तो इसकी भी कितनी होगी v होगी, और इसकी भी कितनी होगी v। तो काइनेटिक एनर्जी जो डॉटर न्यूक्लियाई की है
काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई की एक की कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम कितना हो गया, एम बाई 3 और वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बराबर हम कर देंगे किसके बराबर, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी है, वो होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसके बराबर कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ये आ जाएगा 2 डेल्टा एम अपॉन एम, और ये सी बाहर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी अंडर रूट 2 डेल्टा एम अपॉन एम, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें बोला है इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो इसके लिए क्या करना है, क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है, नहीं मास गिवन है। तो मास हमें गिवन है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से। तो क्यू वैल्यू, रिएक्टेंट कौन है 238, तो 238 का जो मास है वो कितना है 238.05079 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट एक कितना है 234, तो ये है 234.04363 माइनस, और ये ड्यूट्रियम है तो इसका कितना हो गया 4.00260, और इसको आप मल्टीप्लाई करा दो 931.5 से। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.24। क्या आंसर आएगा 4.24, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, बिल्कुल सही है। जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के। दूसरे में लिखा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये गलत है, अभी तो हमने लिखा प्रोपोर्शनल है ए के। तीसरा लिखा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, गलत है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। चौथा लिखा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, ये भी गलत है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। फिर लिखा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये सही है। तो हमारे पास ए और ई ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए और ई। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस विद एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, म्यू एल अपॉन एल माइनस ई ओवर 2m। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई एल अपॉन 2m। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ए इज हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं पहले ए की। तो बी ई ऑफ ए, तो ये कितना आ जाएगा, न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। तो बी ई ए ये कितना आ जाएगा 220 इंटू 5.6। फिर हमें बोला है कि इसके दो फ्रेगमेंट्स बनते हैं बी और सी, और बी और सी के हमें क्या दिए हुए हैं, इनके मास दिए हुए हैं। तो बी ई सी ये कितना हो जाएगा 105, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 6.4। और इसी तरह से एक बन जाएगा बी ई बी, ये बी है और इसको सी कर लो, ये बी है और इसको सी कर लो, ये बी है और ये सी है। तो ये हो जाएगा 115 इंटू 6.4। तो यहाँ क्यू वैल्यू निकाल ली। तो क्यू वैल्यू कैसे निकाले, ए चेंज हो रहा है बी प्लस सी में, तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 6.4, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है। तो 6.4 ये हो जाएगा 105 प्लस 115 माइनस, यहाँ क्या कर दोगे आप, ये 220, तो 220 इंटू 5.6 ये करना है आपको। ठीक है, तो ये भी 220 बन जाएगा, तो 220 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 6.4 माइनस 5.6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 176। क्या आंसर आ जाएगा 176। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा नहीं। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के लगभग सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने ले लिए। इसका आगे एक और लेक्चर में लूँगा न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही, उसमें भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी फोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर मॉडल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।